मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी गरीब कल्याण मेला था। और अब मुझे खुशी है कि 20वां साल का आखिरी दिन भी मैं आज गरीबों के लिए कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं। ये शायद ईश्वरीय संकेत है कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 20 वर्ष पूर्ण होने पर संसद टीवी को दिया विशेष साक्षात्कार। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा के स्थापित किए नए आयाम। गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने देर रात किया गिरफ्तार। न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में उसे भेजा जेल। सोमवार को क्राइम ब्रांच आरोपी की पुलिस कस्टडी की न्यायालय से मांग करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सही मायनों में नई शिक्षा नीति को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश में शिक्षा से जुड़े सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ताजमहल का किया दीदार और आगरा किले का किया भ्रमण। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने अपने पति के साथ डाइना बेंच पर बैठकर कराया फोटो सेशन। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 20 वर्ष पूर्ण होने पर संसद टीवी को विशेष साक्षात्कार दिया। अपने साक्षात्कार में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा के नए आयाम स्थापित किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का भविष्य पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। साक्षात्कार के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि यह पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक, भाजपा में आने के बाद पहला कालखंड संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके गुजरात के मुख्य मंत्रित्व काल का था और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के जीवन के कुल मिलाकर सार्वजनिक जीवन में आने के बाद 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद की मैं बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड एक दृष्टि से बनाए तो वो संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री के उनके तत्वाधान में गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे और एक काम हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये 3 हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है। ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश की सुरक्षा भी चाक चौबंद हुई है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। कभी नहीं सोच सकता था कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि भारत में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की क्षमता है। हम 11वें नंबर से 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। व्यवस्था 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। बहुत बड़ा जंप आया है। ढेर सारे सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने परिवर्तन। तो मोदी जी के जीवन में जो 3 बड़े बड़े आप स्टेज, तीनों स्टेज चुनौतीपूर्ण थे और उन्होंने बड़े धैर्य से, मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ तीनों चैलेंजों को सफलतापूर्वक पार कराया। मैं मानता हूं उनकी लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले जांच समिति ने 12 घंटे इनसे पूछताछ की थी। उन्हें हत्या, आपराधिक साजिश, लापरवाही से वाहन चलाने व बलवा की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय ने आरोपी आशीष मिश्र को न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। सोमवार को क्राइम ब्रांच आरोपी की पुलिस कस्टडी के लिए आवेदन करेगी। आशीष ने जांच समिति को कई फोटो व वीडियो साक्ष्य के तौर पर दिए। शपथ पत्र में लोगों ने घटना के समय आशीष को बनवीर
मीरपुर गांव में दंगल कार्यक्रम में उपस्थित बताया। 3 अक्टूबर को हुई घटना के बाद लगातार राजनीतिक दल इस मामले में दबाव बनाए हुए थे। जांच समिति आशीष के दावों से संतुष्ट नहीं हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 अक्टूबर को हुई घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इसमें कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस समय लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है। पूरे जिले को 5 सेक्टर में बांटा गया है। हर एक सेक्टर में 1 मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारे कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश लखीमपुर में जो दर्दनाक घटना हुई उस पे हमने स्पष्ट कहा कि वे बेहद दुखद है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने भी कहा कि ये दुखद है और हमारी प्राथमिकता ये है जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट किया कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने आप को कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता हो, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े कई मंत्रालय अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा से जुड़े 5 मंत्रालयों की समीक्षा करने के बाद प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने केंद्रीय शिक्षा नीति के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। पूरे देश के छात्रों ने 15 से 18% छात्र यहाँ शिक्षा लेते हैं। यह छात्र कई देशों की जनसंख्या के बराबर हैं। उत्तर प्रदेश में नीतियों को सही ढंग से लागू करने से ही देश का फायदा होगा। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेटर एंड स्पिरिट में सही मायने में क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। ये रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है। मैं कई विषय समझने का कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश में देश की लगभग 15 से 18% विद्यार्थी, देश भर की विद्यार्थियों में से उत्तर प्रदेश में 15 से 18% विद्यार्थी, थोड़ा 1-2 वर्टिकल की थोड़ा और नंबर आना बाकी था। ऐसे उत्तर प्रदेश की स्टूडेंट नंबर है, छात्रों की संख्या है, छात्राओं की संख्या है 5 करोड़ स्टूडेंट है। विश्व में कई देशों को मिलाए तो उतने नागरिक होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जितना विद्यार्थी है। बहुत प्रसन्न हूं। यूपी की शिक्षा विभाग के बारे में अनेक गुणात्मक इंप्रूवमेंट इन दिनों में हुई है। अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी टीम को नहीं भेजने के हॉकी इंडिया के फैसले से खेल मंत्रालय खुश नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कहना है कि किसी भी फेडरेशन को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और सरकार से चर्चा करनी चाहिए। खेल मंत्री का कहना है कि केवल एक फेडरेशन की टीम नहीं है, देश की टीम जा रही है। किसी भी एसोसिएशन फेडरेशन को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और सरकार से चर्चा करनी चाहिए, डिपार्टमेंट से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि केवल एक फेडरेशन की टीम नहीं जा रही, देश की टीम जा रही है। 130 करोड़ के देश में मात्र 18 खिलाड़ी नहीं है जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक अवसर होता है दुनिया भर की ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, और मेरा मानना है कि उनको एंगेज करना चाहिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ, मंत्रालय के साथ, और निर्णय सरकार को करना है। भारत की टीम कहां पे रिप्रेजेंट करे ये केवल फेडरेशन तक के सीमित नहीं है, ये भारत को, भारत की सरकार को भी तय करना है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगले 10 दिनों में खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति की बैठक आयोजित होगी। चयन समिति यह तय करेगी कि पुरस्कार किसे दिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग आने वाले 10 दिनों के अंदर होगी और वो मिलकर निर्णय भी करेंगे कौन कौन खिलाड़ियों को इस साल सम्मानित किया जाएगा, किनको अवार्ड्स मिलेंगे, और इसके अलावा भी राष्ट्रपति जी से टाइम लेकर फिर उनके माध्यम से इनको सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड्स दिए जाएंगे। और अब आइए सुनते हैं यह संदेश। सरकार की शक्ति से जनशक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जिस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, देश को जिस गति से आगे ले जाना चाहते हैं, 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं होगा। बिना देश की जनशक्ति को साथ लिए भी आगे बढ़ना कतई संभव नहीं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रेम के प्रतीक ताजमहल और आगरा किले का जमकर दीदार किया। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ताजमहल का दीदार करने के लिए लगभग 9:30 बजे गोल्ड कार्ट में सवार होकर निकली। इस दौरान होटल के बाहर मथुरा से आए कलाकारों ने मयूर नृत्य और पंजाबी नृत्य कर स्वागत किया। प्रधानमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर अभिभूत हुई। मेटे फ्रेडरिक्सन ने अपने पति के साथ 9:36 पर ताजमहल में प्रवेश किया। ताजमहल में प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने पति के साथ डाइना बेंच पर बैठकर फोटो सेशन कराया। उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती को सराहा और प्रख्यात गाइड नितिन से ताजमहल की पच्चीकारी और इतिहास के बारे में जानकारी ली। करीब 1 घंटे तक ताजमहल का दीदार करने के बाद प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का काफिला आगरा किला पहुंचा, जिसके बाद आगरा किले का भी जमकर दीदार किया। देश में अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 66,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश की आबादी के सर्वाधिक संवेदनशील समूहों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक टीकाकरण अभियान की उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए इससे जुड़े लोगों को बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, यह एक उदाहरण है कि किस तरह बड़ा प्रयास करके सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन दी जा सकती है। हर उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं जिसने टीकाकरण अभियान को सफल बनाया है। देश में लगातार कोविड-19 के नए मामलों में कमी जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,166 नए मामले दर्ज हुए हैं। सक्रिय मामले कुल मामलों की 1% से भी कम है। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है और वर्तमान में 0.68% पर है। पिछले 24 घंटे में 23,624 मरीज महामारी को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं, जिसके बाद रिकवरी दर बढ़कर 97.99% हो गया है। प्रसार भारती ने कहा है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए अवसर उपलब्ध होंगे। मीडिया में प्रसारण सुधार के कदमों के तहत एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भ्रामक खबरों पर प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि यह खबर सही नहीं है। हाल ही में दूरदर्शन केंद्र सिलचर और दूरदर्शन कलबुर्गी के बारे में भ्रामक खबरें प्रसारित की गई थीं। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न राज्यों में मौजूद दूरदर्शन केंद्र कार्यक्रम निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर अगले वर्ष 31 मार्च तक हटा दिए जाएंगे। प्रसार भारती ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारण के लिए अगली पीढ़ी के प्रसारण समाधान और कार्य योजना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हाथरस जिले में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही युवतियों और महिलाओं का कहना है कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वह खुद के पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। यह प्रशिक्षण हाथरस के सासनी स्थित कैनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया जा रहा है। संस्थान के ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर NK सेंगर ने बताया कि यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय यह सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहाँ सिलाई से जुड़ी हर एक बारीकी बताई जा रही है।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यह महिलाएं खुद का स्वरोजगार कर सकेंगी। प्रशिक्षिका बबीता शर्मा ने बताया कि युवतियों और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि यह अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं के साथ साथ इसमें लड़कियों की सुख सुविधाओं का, सारी जितनी मटेरियल्स हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान दिया जाता है और इन लड़कियों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिससे कि ये आत्मनिर्भर बन सके और ये सक्षम हो सके, ताकि अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सके, प्लस किसी के आगे ये हाथ न फैला सके। आत्मनिर्भर होने की ये तैयारी में हमारी यही योजना है कि जिससे कि हर लड़की अपना छोटे से छोटा काम करके घर को एक छोटे से व्यवसाय के रूप में इसको अपना सके, जिससे कि ये लड़कियां आगे बढ़ सके और अपने परिवार का ध्यान रख सके। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही गरिमा ने बताया कि यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है, सब कुछ सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह बुटीक खोलकर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। चांदनी ने बताया कि वह सिलाई अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सीख रही हैं। भावना ने बताया कि कई महिलाओं ने सूट की सिलाई सीख ली है। मैं यहाँ सिलाई सीखने के लिए आती हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है और सब कुछ सामान सरकार द्वारा दिया जा रहा है और मैं अपने सिलाई का मतलब बुटीक खोल के अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, अपने बच्चों की लाइफ बनाना चाहती हूँ और अपने मतलब दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। जिससे जैसे मैं बहुत से गांव में देखा है लड़कियों को निकलना नहीं दिया जाता, लेकिन ये चीज़ हम सीखेंगे, अपनी बुटीक वगैरह खोलेंगे, उससे हमारा अलग नाम होगा, किसी के आगे हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। मेरा नाम चांदनी है, मैं लोहरा की हूँ। मैं सिलाई सीखने आती हूँ यहाँ पर और मैं सिलाई इसीलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ, अपना मतलब खुद का खर्चा मैं खुद से चला सकूं, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख सकूं, इसीलिए मैं यहाँ सिलाई सीखने आई हूँ। डाक विभाग सुकन्या समृद्धि योजना महाअभियान की शुरुआत कल से कर चुका है। जिन लोगों को इस योजना का लाभ लेना है वो एक फोन कॉल करके या मैसेज डालकर ले सकते हैं। डाक विभाग घर जाकर सुकन्या योजना के अंतर्गत इनका खाता खोलेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना को बढ़ाया जा रहा है। यह खाता जन्म से 10 वर्ष तक की आयु वर्ग की बेटी के नाम से 250 रुपए के शुरुआती निवेश के साथ खोला जा सकता है। इसमें सबसे अधिक ब्याज दर 7.6% दी जा रही है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना को लोगों के बीच ले जाने में अभिनव पहल की है। हम लोग हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जारी किए हैं और हर व्यक्ति जो भी अपनी बच्ची का जिसकी उम्र 10 साल से कम है सुकन्या समृद्धि खाता अगर खुलवाना चाहता है उसको सिर्फ एक मिस कॉल, SMS या व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल हमको दे सकता है। डाक विभाग का कर्मचारी उनके घर जा कर के सुकन्या का खाता खोलेगा और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज दर है और बच्ची के पढ़ाई के लिए और उनके विवाह के लिए इस योजना से बहुत लाभ उठाया जा सकता है। हम लोगों ने 7 अक्टूबर से ये योजना प्रारंभ की है और 29 अक्टूबर तक ये योजना चलेगी, जिसमें डाक विभाग अभिनव पहल के तहत घर जाकर के सुकन्याओं का खाता खोलेगा। इसको हम लोगों ने समृद्ध सुकन्या समृद्ध समाज अभियान नाम दिया है और हमारी जो टैगलाइन है वो है कि सुकन्या के घर पहुंचेगा डाकघर। मथुरा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ऊर्जा मंत्री लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया। ऊर्जा मंत्री ने जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों को कैंप लगाकर कार्ड बनाने और खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी को भी खाद्यान्न की कमी नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने सदर बाजार में नमामि गंगे योजना के तहत लगाए जा रहे STP और पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया तथा उसको मानक के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर खाद्यान्न योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं ने कहा कि सरकार ने कोविड के दौर में उनके घर का ख्याल रखा, जिसके कारण उनको सहूलियत मिली है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। विशेष तौर से मथुरा के ब्रजवासी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये भूमि है और अंत्योदय पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान का जो लक्ष्य है, जो नारा है, वो आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया।
ये मथुरा से ब्रज से सब लोग अपने लाडले प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि पंडित जी का जो सपना था वो आदरणीय मोदी जी उसको साकार कर रहे हैं। जो अन्न की जो योजना है, जो हमारे यहाँ अन्न महोत्सव चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्र के जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं और जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको यहाँ महोत्सव के अंतर्गत अन्न वितरण किया गया। 2 बार राशन मिलता है महीने में, नकद पैसा और सुविधा अच्छी है। डैमपी नगर से हमें सुविधा बहुत मिली है, राशन पूरा मिला है हमें, हर महीने की महीने 2 बार मिला है और अब भी मिल चुका है। कोरोना काल में 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ फ्री अनाज बंटवाया उन्होंने, ये किया कार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र काश्मीरी गेट की राशन दुकान पर लोग लाइनों में लगकर मुफ्त अनाज प्राप्त कर रहे हैं। लोग प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला थैला लेकर राशन लेने आ रहे हैं। जब कोविड के कारण लोगों के काम धंधे बंद हैं, तब सरकार की यह योजना लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है। सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी को बराबर मिल रहा है। अन्य सरकारों की तरह जाति, धर्म और मजहब देखकर ना ही यह सरकार योजनाएं बना रही है और न लोगों को सीमित दायरे में इसका लाभ मिल रहा है। स्थानीय लोग इस योजना से खुश हैं कि सरकार ने उनकी रसोई और भोजन की चिंता की है। मेरा नाम आबिद अली है, कश्मीर का निवासी हूँ और मोदी जी द्वारा जो राशन दिया जा रहा है, इससे हम लोगों को बहुत लाभ है और काम धंधे से हम लोग परेशान हैं। जब से लॉकडाउन लगा है, महीने में 2 बार राशन वितरण दिया जाता है हम लोगों को, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और लोगों के उससे परिवार भी चल रहे हैं। मोदी जी की तरफ से राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, उससे जो है ग्रामीण थोड़ी राहत मिली है, बहुत ही राहत मिली है। तो उससे जो है ग्रामीण सुकून भी है। लॉकडाउन की वजह से महीने में 2 बार मिलता है राशन। मेरा नाम मोइनुद्दीन है और जब से लॉकडाउन लगा था सभी लोग परेशान थे, मैं भी परेशान था। मगर ये मोदी जी की तरफ से ये जो राशन बढ़ रहा है 1 महीने में 2 दफ़ा, तो उससे थोड़ी राहत है हम लोग को, सभी को है, ये भी है। और अब आइए सुनते हैं यह संदेश। 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की ताकत पर मेरा पूरा भरोसा है। मेरा अपने पर उतना भरोसा नहीं है, मुझ पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि मुझे आपके और देशवासियों की आशीर्वाद की ताकत पर भरोसा है। और इसलिए वो आशीर्वाद ऊर्जा का स्रोत है, संस्कार उसकी मर्यादाओं में बांध करके रखते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए नित्य नई प्रेरणा मिलती रहती है। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन मां के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं। मैया महिषासुर घाती शारदीय नवरात्रि पर चित्रकूट में झारखंडी माता मंदिर, मराठा कालीन प्राचीन काली देवी मंदिर सहित जिले के अन्य देवी मंदिरों में देवी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देवी भक्त दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती व्रत अनुष्ठान के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में जगह जगह पंडाल सजाकर देवी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। झारखंडी माता मंदिर के पुजारी संतोष ने बताया कि बिहार से भगवान राम के वनवास काल में राजा जनक के बुलावे पर भगवान राम और सीता से मिलने माता चित्रकूट आई थी। तब से मां यहीं स्थापित हैं और इस स्थान से लोग श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि उनके यहां आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
अपने आप यहाँ से पतालपुर प्रकट रही, ठीक है। और इनमें इतना महात्म है कि कोई भी आए, कोई दुखिया आए तो निराश नहीं जाए, खाली नहीं लौटेगा। इस समय तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में रामलीला की धूम है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि लालापुर एवं गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर सहित ग्रामीण इलाकों में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। शहर में 160 वर्ष पुरानी रामलीला लोगों को उत्साहित कर रही है और भगवान श्री राम के आचरण को स्थापित कर रही है। यहाँ बड़ी संख्या में हर उम्र वर्ग के दर्शक रामलीला के सजीव मंचन का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं रामलीला के कलाकारों का कहना है कि हम लोग चित्रकूट में रामलीला को सिर्फ भक्ति भाव से ही नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, क्योंकि इस तपोभूमि पर श्री राम ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष बिताए थे। यह रामलीला पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ की जा रही है। कलाकार भी अपनी भाव भंगिमा और संवाद से कला का प्रदर्शन करते हैं। हम और भी कई जगह रामलीला करने के लिए गए, लेकिन इस समय हम चित्रकूट में रामलीला करने आए। तो चित्रकूट में रामलीला करने के बाद हमें ऐसा लगा कि जैसे तुलसीदास जी ने कहा, राम कथा ही मंदाकिनी है और मंदाकिनी ही राम कथा है। तो चित्रकूट में तो ऐसे भी 11.5 वर्ष भगवान राम रहे, जो कि प्रभु श्री राम जी ही हमारे इष्ट और हमारे गुरु, भगवान सब कुछ श्री राम जी ही हैं। चित्रकूट में रामलीला करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भारत की होने वाली पारंपरिक रामलीलाओं में सबसे पुरानी रामलीला रामनगर बनारस की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे चित्रकूट जनपद की रामलीला है, जो सन 1862 से निरंतर होती चली आ रही है। हमारे यहाँ की रामलीला आज भी रामचरितमानस के आधारित चौपाइयों द्वारा ही होती है और कलाकार स्वयं उसका अभिनय करता है, स्वयं उसका संवाद करता है। जैसे आजकल तमाम हाईटेक रामलीलाएं हैं, जो लाइट एंड साउंड की रामलीलाएं हैं, केवल साउंड द्वारा संवाद होता है, कलाकार केवल अभिनय करता है। वो तो बहुत सहज है, लेकिन संवाद चूंकि उसमें पूरा रिकॉर्ड रहता है। पर हमारे यहाँ कलाकारों को सारा संवाद कंठस्थ होता है, चाहे वो रावण का संवाद हो, चाहे राम का हो, या लक्ष्मण का हो, परशुराम का हो, जनक का हो, सब अपने अपने पात्र। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 20 वर्ष पूर्ण होने पर संसद टीवी को दिया विशेष साक्षात्कार। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के स्थापित किए नए आयाम। गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने देर रात किया गिरफ्तार। न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में उसे भेजा जेल। सोमवार को क्राइम ब्रांच आरोपी की पुलिस कस्टडी की न्यायालय से मांग करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सही मायनों में नई शिक्षा नीति को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश में शिक्षा से जुड़े सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटा डिक्सन ने ताजमहल का किया दीदार और आगरा किले का किया भ्रमण। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने अपने पति के साथ डायना बेंच पर बैठकर कराया फोटो सेशन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।